हेलो स्टूडेंट्स, डेलियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह आशा करता हूं बहुत अच्छे हैं, बहुत सकुशल हैं और बहुत ही सजगता के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज जो वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं उसके पहले आज के दिन की ऐतिहासिकता के ऊपर थोड़ी सी क्या कर लेते, बातचीत कर लेते। 24 अप्रैल अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही ज्यादा ये मायने रखता है। सिविल सर्विस एस्पिरेंट होने के नाते आपको ये इस दिन की ऐतिहासिकता, इस दिन की जो विशिष्टता है, इसको आपको बिल्कुल क्या है जाननी चाहिए। पहला तो ये है कि आपको मालूम है कि 24 अप्रैल 1993 को, आज के दिन ही 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज कानून पूरे भारत में क्या हुआ था, लागू हुआ था। और अविभाजित मध्य प्रदेश अर्थात हमारा छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में शामिल था, पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने इस पंचायती राज कानून को क्या किया था, लागू किया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट घटना है कौन सी, आज का ये जो हमारा केस है, कौन सा, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य। ठीक है, केरल राज्य। क्योंकि इस वाद के बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नया सिद्धांत क्या हुआ, प्रतिपादित हुआ, वो है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपको मालूम है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति है कि वो संविधान के किसी भाग में, प्रावधान में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, अमेंड कर सकती है। क्या ये अमेंडमेंट, जो पावर दिया गया अमेंडमेंट पावर संसद को, क्या ये एब्सोल्यूट है, असीमित है? तो इसी के संदर्भ में है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की, इसके अंतर्गत यह कहा गया संसद को पूरा अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी प्रावधान को क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे संविधान की जो मूल ढांचा है, संविधान की जो आत्मा है, संविधान की जो खूबसूरती है, संविधान की जो विशेषता है, वो क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो ऐसा कोई परिवर्तन, ऐसा कोई अमेंडमेंट, ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो ये केस अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट होने के नाते मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको ये केस जानना ही चाहिए कि क्या हुआ था, कौन कौन से अनुच्छेद इसके संबंधित है, कौन कौन से संविधान संशोधन। बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक क्या रहेगा, बनिए रहेगा। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा, आज के दिन की जो ऐतिहासिकता जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का आज क्या है, जन्मदिन है। और सबसे अच्छी बात है कि 24 अप्रैल 1973 को ही सचिन तेंदुलकर जी ने क्या लिया था, जन्म लिया था और पूरे भारत का मान बढ़ाया। ठीक, तो आज हम हमारे मूल टॉपिक पर वापस आ जाते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे भारत में जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं उनमें से एक सबसे प्रमुख भी बोलूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस ऑफ इंडिया अगर कहूं तो निश्चित तौर पर केस बहुत इंपॉर्टेंट केस रहे हैं, लेकिन केशवानंद भारती भी उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, केस है जिसने भारतीय संविधान में एक नया सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो आपको बता दूं कि कुछ बेसिक बातें, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है, ये भारत का सबसे लंबा चलने वाला क्या है, एक केस है। लगभग 68 दिनों तक क्या हुई थी, इसकी प्रोसीडिंग चली थी। इसमें अब तक की जो सबसे बड़ी जजों की बेंच क्या हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। 13 जजों की बेंच क्या हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। जो जजमेंट आया था वो 703 पेजेस का था और जजमेंट भी जो था वो मेजॉरिटी से आया था, 7:6 मेजॉरिटी से, 7 इसके मेजॉरिटी में था, 6 जो थे इसके डिसेंट में थे, मतलब इसके पक्ष में नहीं थे। हालांकि जो जिसके नाम से ये केस जाना जाता, केशवानंद भारती जी, ये केस वो हार गए थे, लेकिन देश का संविधान क्या हो गया था, जीत गया था और आने वाले समय के लिए देश की एक नई राह क्या की थी, इसने तैयार कर दी थी। तो इसी पर क्या है आज हमारा वीडियो है। ठीक है, तो सुन लेते हैं क्या है। पहले कुछ फैक्ट्स बेटा याद कर लीजिए। देखिए, वाद, पहले ये वाद है कौन सा, भारत का ये सबसे लंबा चलने वाला क्या है, केस है। इसकी प्रक्रिया कितने दिनों तक चली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 68 दिनों तक क्या चली, इसकी प्रक्रिया चली। तीसरा क्या, न्यायाधीशों की संख्या, मैंने कहा ना अब तक सबसे बड़ी बेंच क्या हुई थी, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिसमें 13 जजेस क्या थे, इसमें शामिल थे, तो 13 जजेस थे अब तक की सबसे बड़ी बेंच। बहुमत से निर्णय आया 7:6 में। ठीक है, उसके बाद उस समय के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, सर्वमित्र सिकरी, SM सिकरी जी जो थे उस समय क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। निर्णय आपको मैंने कहा था 703 पेजेस का है। परिणाम भी मैंने आपको ये बोल दिया था, केशवानंद भारती जो है वो केस ये हार गए थे। ठीक, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने कहा कि मूल ढांचे का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्या हुआ था, प्रतिपादित हुआ था, प्रपाउंड हुआ था। ठीक, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। अब हम केस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए
जो मैंने कहा 13 जज, तो 13 जज के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए कि कौन 7 जो थे इसके फेवर में थे और कौन इसके डिसफेवर में थे, मेजोरिटी क्या थी। तो मैंने कहा जस्टिस कौन थे, सर्वमित्र सिकरी जी थे, और कौन थे साथ में, जस्टिस के.एस. हेगड़े जी थे, जस्टिस बी.के. मुखर्जी थे, जस्टिस जे.एम. सैलेट थे, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर जी थे, जस्टिस पी. जगमोहन रेड्डी जी थे, जस्टिस एच.आर. खन्ना जी थे। तो ये तो हो गया आपके मेजॉरिटी वाले। और जो अगर आप बात करेंगे डिसेंट में कौन थे, तो डिसेंट में जस्टिस ए.एन. रे। ये नाम तो आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए। कहा मतलब ऐसा है कि जस्टिस ए.एन. रे जो मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के चयन में सामान्यतः एक परिपाटी का पालन किया जाता है कि जिसमें सीनियरिटी का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, जो एज के हिसाब से सीनियरिटी उसका ध्यान रखा जाता है। तो कहा जाता है कि इनके पहले 2 जज जो इनसे सीनियर थे, तो उनकी सीनियरिटी को बिल्कुल ताक पर रखकर क्या बनाया गया था, बाद में इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है, कारण आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो सकता है। ठीक है, साथ में कौन थे, जस्टिस डीजी पालेकर जी, डीजी पालेकर जी, जस्टिस के मैथ्यू, जस्टिस एच.एम. बेग, सॉरी एम.एच. बेग, जस्टिस एस.एन. द्विवेदी और जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ जी। ठीक है, तो ये जजेस के नाम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते देखिए क्या था, तो आपको बता दूं कुछ चीजें। हम आपको मालूम है हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले क्या थी, जमींदारी व्यवस्था क्या थी, बिल्कुल लागू थी। और उस व्यवस्था के तहत देश के बहुत बड़े भूभाग पर कुछ मुट्ठी भर लोग जो थे उनका क्या था, अधिकार था। मतलब भूमि का एक समान वितरण नहीं था। कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत सारी क्या थी, जमीन थी। मतलब एक प्रकार से बोल सकते धन का केंद्रीकरण था, उत्पादन के कुछ साधनों पर कुछ चुनिंदा लोगों का क्या था, अधिकार था। तो इसी को बदलने के लिए क्या थी, एक प्रक्रिया चल रही थी। वही कहा मैंने, जो देखिए कि स्वतंत्रता के बाद सारे राज्य है ना, केंद्र सरकार सारे राज्य जो है वो अपने अपने क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को ठीक करने में क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। ठीक, और इसी समय आपको मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है, हमारे देश में संविधान लागू हो जाता है। और संविधान में नागरिकों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए बोल सकते हैं एक विशेष प्रावधान किया गया भाग 3 के अंतर्गत, वो क्या था, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो जब नागरिकों को यह ज्ञात हुआ कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, तब उन्हें यह भी मालूम हुआ कि उनको समानता के रूप में एक मौलिक अधिकार क्या है, प्राप्त हुआ है। तो ये कहा गया। अब देखिए जो मैंने कहा धन का केंद्रीकरण, तो बिल्कुल वही था कि उस समय जो व्यवस्था प्रचलित थी उसके अनुसार संसाधन तथा उत्पादन के साधनों पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का क्या था, अधिकार था। मुट्ठी भर लोगों को पास ये क्या था, केंद्रित था। अतः धीरे धीरे बिल्कुल ग्रेजुअली ये बिल्कुल महसूस किया गया है ना, ये अनुभव किया गया, ये फील किया गया कि इससे धन का केंद्रीकरण हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है कि कुछ चुनिंदा, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास जो है वो साधन है, भूमि है, जमीन है, उत्पादन के संसाधनों पर उनका अधिकार है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, और इसी को परिवर्तित करने के लिए सभी राज्य जो अपने यहाँ के जो प्रचलित कानून है, एग्जिस्टिंग जो लॉज है, जो सिस्टम है, उसको परिवर्तन करने में क्या है, लग जाते हैं। और ऐसा ही बिल्कुल किसने किया था, केरल की सरकार ने किया था, है ना, केरल की सरकार ने किया था। तो केरल की सरकार ने क्या किया था, क्या प्रयास था, व्हाट वाज द एंडीवर ऑफ द केरला गवर्नमेंट, तो उनका प्रयास क्या था। तो केरल ने भी क्या किया, अपने राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ठीक करने के लिए प्रचलित, उस समय जो प्रचलित कोई व्यवस्था थे, जैसे मैंने कहा जमींदारी सिस्टम है ना, फिर लैंड ओनरशिप सिस्टम, फिर आप देखेंगे कि कुछ टेनेंसी एक्ट थे, जो काश्तकारी नियम थे, इसको बदलने के लिए क्या किया, समय उनको लगा कि इसमें बदलने की आवश्यकता है। तो केरला सरकार ने क्या किया था, इस सारी व्यवस्था को चेंज करने के लिए कानून लाया था, जिसे हम केरला भू सुधार कानून या इंग्लिश में कहें तो केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 क्या किया, लाया और उसको पास किया। इससे क्या हुआ, जो मैं आपको कहा कि ये एक्ट ये निर्धारित कर रहा था कि अब कोई व्यक्ति कितना लैंड ओन कर सकता है। मतलब सीधे सीधे आपके संविधान ने, जो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1978 के पहले 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले जो आप पढ़ते हो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार, वर्तमान में तो आप 6 मौलिक अधिकार पढ़ते हो, 6 फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, लेकिन 78 से पहले भारत के नागरिक के पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे, 7। संपत्ति का अधिकार भी उनका क्या था, एक मौलिक अधिकार था। राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। लेकिन कब, 1978 के पहले। लेकिन मतलब जब ये केस सब चल रहा था उस समय संपत्ति का अधिकार बिल्कुल व्यक्ति का मौलिक अधिकार था। मतलब मौलिक अधिकार की विशेषता आप जानते हो, ये नागरिकों को बिल्कुल दिया गया क्या है, एक आश्वासन है जो उनसे कभी भी किसी भी रूप में छीना नहीं जा सकता।
तो जब केरला का ये रिफॉर्म एक्ट आया था, कौन सा, केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को क्या कर रही थी, रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, है ना। मतलब सीधा सीधा बोल सकते संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको क्या कर रही थी, सीमित कर रही थी। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो एक्ट था ये निर्धारित कर रहा था कि अब कोई व्यक्ति, कोई जो इंडिविजुअल है वो कितना लैंड ओन कर सकता है, कोई भूमि कितना अपने पास रख सकता है, ठीक है। और इसी लैंड रिफॉर्म एक्ट का शिकार कौन हुआ, केरला का एक एडनीर मठ, जो कि कासरगोड जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको बता दूं ये जो एडनीर मठ है ना, एक हिंदू मठ है। यहाँ के जो हिंदू प्रमुख जो थे, मठाधीश थे, वो कौन थे, केशवानंद भारती जी। हालांकि आपको ये भी बता दूं, इसमें लिखा नहीं है कि उनका जो निधन है वो 2020 में हुआ कार्डियक अरेस्ट की वजह से, ठीक है। तो ये जो केरला का एडनीर मठ था, जो कि कासरगोड जिले के अंतर्गत आता था, हिंदू मठ था, तो इस पर भी क्या हुआ, ये लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है लागू हुआ, जिसके कारण जो है क्या हुआ, सीधे सीधे ये जो मठ था इसकी आय बहुत हद तक क्या हो गई, कम हो गई, और इसको मठ के संचालन में क्या हो गया था, बहुत इसको परेशानियां आ रही थी। उसमें मैंने लिखा है, देखिए कि इस एक्ट का प्रयोग करते हुए केरल सरकार ने केरल के कासरगोड जिले के एडनीर मठ की भूमि को क्या कर लिया, अधिग्रहित कर लिया, जिसके कारण मठ की आय काफी कम हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है, और उन्हें सारे काम काज संभालने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो ऑब्वियसली इसके कारण जो है वो कि जो केशवानंद भारती जो केरल के एडनीर मठ के क्या थे, प्रमुख थे, मठाधीश थे, उन्होंने क्या किया, इसके लैंड रिफॉर्म एक्ट को अपने वकील के माध्यम से क्या की, सुप्रीम कोर्ट को में चुनौती दी। और उनके जो ये वकील थे, ये काफी रिनाउंड वकील थे, काफी मतलब प्रसिद्ध वकील थे, वो कौन थे, नाना भाई पालकी वाला। तो यही मैंने लिखा, तो बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्या देखते हैं आगे, न्यायालय में इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को क्या की गई, चुनौती दी गई। तो इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को, जो कि नागरिकों के राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति के अधिकार पर एक रिस्ट्रिक्शन क्या कर रही थी, इंपोज कर रही थी, एक सीमितता क्या कर रही थी, आरोपित कर रही थी। इसलिए मार्च 1970 में केशवानंद भारती जी ने क्या किया, इस लैंड रिफॉर्म एक्ट को एक प्रकार से बोल सकते हैं अपोज किया, और इसको चैलेंज करते हुए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन क्या किया, दायर किया, और कहा कि इससे, इस लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से उनके प्रमुख जो थे, मैंने कुछ प्रमुख ही लिखा है, इस प्रमुख जो उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, जो उनको संविधान व्यक्ति को दिए, उनको दिए हैं, ये क्या हो रही है, एक प्रकार से वायलेट हो रही है। तो कौन सा था, अनुच्छेद 14, आपको अच्छे से मालूम है अनुच्छेद 14 जो है वो क्या है, समानता का अधिकार है, तो ये उन्होंने कहा ये वायलेट हो रहा है। अनुच्छेद 19(1)(च), आपको मालूम है ये अब वर्तमान में नहीं है, लेकिन उस समय ये एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो अनुच्छेद है, ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जब जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें कुछ समय के लिए आपको मालूम है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे, उनके समय में इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये जो भी उस समय तो एग्जिस्ट था, और इससे मिलता जुलता एक और अनुच्छेद कौन सा है, 31, ये भी क्या है, ये आपको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया है ना, और ये आपका फंडामेंटल राइट, ये भी फंडामेंटल राइट है, जो कि संपत्ति के अधिकार, इसको भी वही है, बिल्कुल हटा दिया गया, कौन से, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और वर्तमान में ये जो संपत्ति का अधिकार, ये 300 क में रखा गया, और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। और कौन कौन से अनुच्छेद वायलेट हुए, उनका कहना था, अनुच्छेद 25, आपको मालूम है अनुच्छेद 25 किस संबंधित है, अनुच्छेद 25 से 28 जो है आपको अच्छे से मालूम है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम वाली बात है। और इसमें 25 बोलता है कि आप किसी भी धर्म को बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक अबाध रूप से क्या कर सकते हो, मान सकते हो, अंतकरण कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसका प्रोपोगेशन कर सकते हो, प्रमलगेशन उसका कर सकते हो, ठीक है। तो वही कहा गया कि अंतकरण की स्वतंत्र, धर्म को अबाध रूप से मान्य आचरण करने की स्वतंत्रता। और 26 जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस का, ये खासकर 26 बोलता है कि आप अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी भी भूमि को क्या कर सकते हो, जो अचल संपत्ति है, ठीक है, वो क्या कर सकते हो, उसको एक्वायर कर सकते हो, और उसको बिल्कुल मैनेज आप कर सकते हो। तो केशवानंद भारती में इसी को क्या किया गया था, एक प्रकार से वायलेट किया गया था, ठीक है। तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये प्रमुख अनुच्छेद जो है वो कोर्ट में क्या हुए, चैलेंज हुए थे। आगे देखते हैं कि इस समय देखेंगे कि ये केस तो चल ही रहा था, बट एट द सेम टाइम इस समय
और भी बहुत सारे देश में गतिविधियां हो रही थी, है ना, जिसके कारण जो देश की जो प्रमुख दो संस्था है, कौन, एक पार्लियामेंट जो कि इस कानून बनाने वाली संस्था है, और एक है माननीय उच्चतम न्यायालय जो कि कानून को जांच करने वाली संस्था है। इनके मध्य आप देखोगे एक प्रकार से गतिरोध अर्थात डेडलॉक की स्थिति क्या होगी, डेवलप होगी, क्योंकि इस समय देश में और भी बहुत सारे कानून बन रहे थे, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता था। सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग निर्णय देती थी, फिर उस निर्णय को बदलने के लिए फिर क्या है, पार्लियामेंट एक नया कानून बनाती थी। तो इस प्रकार से गतिरोध की स्थिति क्या है, बिल्कुल बनी हुई थी। तो इस समय और कौन कौन से केस चले, उस समय लिखा हूं कि उस समय सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे केसेस भी चल रहे थे जिससे ये आभास हो रहा था कि भारत की दो प्रमुख संस्था, मतलब वही न्यायालय, न्यायपालिका और जो विधायिका है ना, तो उनके बीच एक क्या है, गतिरोध है, डेडलॉक है। कौन कौन सा आपको बताया, 1967 में एक केस आया था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। आज उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यह भी मालूम होना चाहिए कि इसमें 11 जजों की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। कितने जजेस के, 11 जज। और इसमें यह निर्णय दिया गया था कि संसद मूल अधिकार में क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। और इस केस में दिए गए निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए 1971 में संसद जो है वो 24वां संविधान संशोधन क्या करती है, इंट्रोड्यूस करती है। तो ये मैं कह रहा हूं कौन कौन से केसेस और चल रहे थे, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 67 में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण केस, द केस ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो कि 1970, और माधवराव सिंधिया केस जो कि 1971। इसमें संसद का तर्क था कि आर्टिकल 368 के तहत संसद को यह बिल्कुल शक्ति प्राप्त है कि वो संविधान के किसी भी प्रोविजन को क्या कर सकती, अमेंड कर सकती। और इस संदर्भ में रिगार्डिंग दिस पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट पावर, सुप्रीम पावर। इस संदर्भ में संसद को क्या है, बिल्कुल असीमित शक्ति प्राप्त है। और ये जो संसद का तर्क है, इससे बिल्कुल क्या था, न्यायालय इसमें क्या नहीं थी, इसमें न्यायालय बिल्कुल इसमें क्या नहीं थी, इसमें संतुष्ट नहीं थे, और न्यायालय इस तर्क को बिल्कुल मान नहीं रही थी, और न्यायालय सहमत नहीं थी, कुल मिला के कहें तो। अगला अगर देखेंगे तो वही मैंने कहा कि गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब जो कि 1967 का केस, इसमें बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि संसद को किसी भी रूप में मौलिक अधिकार, दैट इज फंडामेंटल राइट्स में अमेंड करने का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल दे दिया गया, ठीक है। ठीक, अब संसद के द्वारा देखिए किया गया संशोधन। मैंने आपको कहा ना कि जो गोलकनाथ के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, उसी निर्णय को चेंज करने के लिए संसद ने कौन सा अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था, तो वो 24वां संविधान संशोधन 1971। क्या कहा गया था कि किसने कहा गया था कि किसी भी कोई भी संसद, मतलब संसद जो है वो संविधान के किसी भी प्रावधान में जैसा चाहे वैसा क्या कर सकती है, प्रावधान में बदलाव कर सकती है। तो वही देखिए कि संसद संविधान के किसी भी भाग में जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है, जिसमें आपने देखा कि गोलकनाथ में क्या कर दिया था, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती संसद, ऐसा बिल्कुल निर्णय दिया गया था। लेकिन इस 24वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी प्रोविजन में इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, उसको क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो ये हो गया। फिर देखिए 25वां संविधान संशोधन, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के राइट टू प्रॉपर्टी को एक प्रकार से क्या कर रही थी, रेस्ट्रिक्ट कर रही थी। इसमें सरकार का कहना था कि अगर कोई प्रोग्रेसिव काम हो रहा है, कोई डेवलपमेंट रिलेटेड काम हो रहा है, और इसमें किसी व्यक्ति का, वो प्राइवेट व्यक्ति मतलब निजी व्यक्ति का कोई निजी संपत्ति अगर आ रहा है, तो सरकार बिल्कुल क्या कर सकती है, उसको एक्वायर कर सकती है। और इसके एवज में सरकार क्या करेगी, कंपेंसेशन देगी। कंपेंसेशन मतलब मुआवजा देगी। सही, बहुत बड़ी बात यह है कि मुआवजे की जो राशि है वो माननीय उच्चतम न्यायालय नहीं बल्कि संसद ही क्या करेगी, निर्धारित करेगी। तो यह था 25वां संविधान संशोधन, जो कहीं ना कहीं संपत्ति के मौलिक अधिकार को एक प्रकार से क्या कर रहा था, सीमित कर रहा था, उसको एक प्रकार से रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कुछ हद तक। तो क्या था, देखिए, यह संविधान संशोधन संपत्ति के मौलिक अधिकार को सीमित करता और सरकार को सार्वजनिक उपयोग के लिए, पब्लिक यूज के लिए निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अधिग्रहण करने का, मतलब एक्वायर करने का क्या देता है, परमिशन देता है। साथ ही निजी संपत्ति के अधिकार में मुआवजे का निर्धारण संसद करेगी। ये निर्धारित किया किस, कौन करेगी, संसद, उच्चतम न्यायालय नहीं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एक है 29वां संविधान संशोधन। बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 29वां संविधान संशोधन है। कहीं ना कहीं ये जो संविधान संशोधन है, ये केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट को एक इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी देता है मतलब उसको बचाने की क्या करती है, कोशिश करती है। कैसे कोशिश करती है कि आपको मालूम है कि जो संविधान का जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान का भाग नहीं था। इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची की विशेषता क्या है? 9वीं अनुसूची की विशेषता यह है कि अगर इस सूची में, इस अनुसूची में किसी विषय को डाल दिया जाता है, किसी विषय को रख दिया जाता है, तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। मतलब न्यायालय में इसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब एक प्रकार से बोलते हैं कि वो नॉन जस्टिशिएबल हो जाता है।
तो केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट को क्या किया गया, 29वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसी 9वीं अनुसूची में क्या कर दिया, रख दिया गया और उसको एक प्रकार से इम्यूनिटी दे दी गई। अर्थात केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को अब किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का चुनौती नहीं दिया जा सकता, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। वही कहा गया, देखिए ये संविधान संशोधन केरल भूमि सुधार अधिनियम क्रियान्वयन से संबंधित था। इसका उद्देश्य केरल में भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करना था और इस संबंध में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करना था। इस हेतु से 9वीं अनुसूची में शामिल कर न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू के दायरे से क्या कर लिया गया, बचा लिया गया था। ठीक है, अब देखिए चीजें कैसी चेंज हो रही है। अब देखिए केशवानंद भारती बना केरल राज्य। तो देखो केशवानंद, सारी केसेस को मिलाकर अब ये हो गया। तो केशवानंद भारती केस में भूमि सुधार अधिनियम के साथ साथ इन तीनों संविधान संशोधन को, तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी क्या किया गया, चैलेंज किया गया। तो मूलतः इस केस से जो संबंधित प्रमुख प्रश्न थे, वो पहला 2 प्रमुख प्रश्न मैं आपको बोलूंगा, थे तो और भी में 2 प्रमुख प्रश्न। पहला जो था, क्या संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है? पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट कर सकती है, पहला हुआ। और दूसरा है, अगर कर सकती है तो उसका मौलिक अधिकार या संविधान संशोधन की शक्ति की सीमा क्या है, किस हद तक वो क्या कर सकती, संशोधन कर सकती है। तो इसमें देखिए 2 प्रश्न थे, इसका उत्तर देखेंगे आप। क्या याचिकाकर्ता जो पिटिशनर था उनका क्या तर्क था? तो याचिकाकर्ता क्या बोलता है कि याचिकाकर्ता का जो तर्क था, जो पिटिशनर का जो तर्क था, वो क्या था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संसद को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर मिली, अथॉरिटी मिली है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो अपने मनमाने तरीके से क्या नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में ऐसे बहुत सारे मौलिक अधिकार है जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिए गए, उनको तो किसी भी रूप में बदल नहीं सकता। तो वही है, कहा गया याचिकाकर्ता का तर्क था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास जो संविधान संशोधन करने की शक्ति, जो अमेंड करने की पावर है, अथॉरिटी है, वो असीमित नहीं है, वो अनलिमिटेड नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। संसद संविधान में किसी भी प्रावधान को अपने मन अनुरूप क्या नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। संविधान में जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार दिए हैं, वो नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने के लिए क्या है, दिए गए हैं। तो ये पहला हो गया। और साथ में उन्होंने कहा कि 24 बार 25 बार जो संविधान संशोधन है, और यही मौलिक नागरिकों की मौलिक अधिकार को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सीमित करते हैं। ये कहा गया, जो कि क्या है, एक प्रकार से गलत है, मतलब जो संसद ने किया वो गलत है। इस पे जो रेस्पोंडेंट था, जो प्रतिवादी है, उनका तर्क क्या है? तो देखो, प्रतिवादी का तर्क लगेगा आपको कुछ हद तक ये भी सही ही बोल रहे हैं। इनका कहना था कि संसद के पास संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, सुप्रीम पावर है। ठीक है, उनके अनुसार हर राज्य की अपनी एक सामाजिक आर्थिक परिस्थिति होती है, जिसे राज्य बेहतर करना होता है, राज्य की जिम्मेवारी होती है, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है, क्या कर उसको बदलाव करे। तो ऐसी स्थिति में संसद की शक्ति में प्रतिबंध आरोपित करना सही नहीं है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि उनकी शक्ति को सीमित कर दिया जाए, ठीक है, शक्ति को अगर सीमित कर दिया जाए, तो संसद समय के साथ साथ जो समाज की आवश्यकता है उसको पूरा नहीं कर पाएगी। मतलब इसीलिए तो संविधान को कहा जाता है ना कि ये उदारता और लचीलेपन का, मतलब कठोरता और लचीलेपन का एक समन्वय है, क्योंकि अगर ये एकदम रिजिड हो जाए तो समय के अनुसार कुछ भी परिवर्तन संभव नहीं है, जबकि समय के अनुसार संविधान में परिवर्तन करने की जिम्मेवारी भी किसकी है, संसद की ही है। तो संसद ने क्या किया, बिल्कुल ये क्या किया कि अगर उनके ऊपर इस प्रकार का अगर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया जाएगा तो समय के साथ जो भी समाज की आवश्यकता है उसको तो वो कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे संविधान संशोधन के माध्यम से। ये रेस्पोंडेंट का क्या था, तर्क था। उनके अनुसार संसद के पास कुछ मौलिक अधिकार जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संगम बनाने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम जो है, इस पर बिल्कुल रीजनेबल, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाने का भी क्या है, संसद के पास अधिकार है। मतलब संसद बिल्कुल मौलिक अधिकार में भी रीजनेबल तरीके से, युक्ति युक्त तरीके से क्या कर सकती है, इस पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है, कर्टेल कर सकती है। ये संसद का तर्क था। अब देखिए न्यायालय का निर्णय क्या है। जैसे मैंने आपको कहा ना, 13 जजों की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 7:6 में निर्णय आया। तो न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया, जिसमें बहुमत का क्या कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो गोलकनाथ केस में ये निर्णय दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था कि पार्लियामेंट जो है वो मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। अपने खुद के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
चेंज कर दिया और बिल्कुल क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि गोलकनाथ केस में जो उन्होंने कहा था कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती कहा था, उसको चेंज करते हुए कहा कि संसद को पूरा अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स में भी क्या कर सकती, संशोधन कर सकती है। तो वो निर्णय को क्या किया, उन्होंने पलट दिया। दूसरा, 24वां संविधान संशोधन को उन्होंने बिल्कुल सही ठहराया कि पार्लियामेंट के पास बिल्कुल क्या है ये शक्ति कि वो संविधान के किसी भी प्रावधान को क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और साथ में 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति को भी बिल्कुल सही ठहराया। तो ये तो हुआ हमारा पहला प्रश्न का उत्तर, कौन सा, ये वाला, क्या संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति है। तो आपको पहला आंसर का उत्तर मिल गया कि बिल्कुल क्या है, न्यायालय का जो कहता है बिल्कुल है। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर, क्या संसद के पास असीमित शक्ति है। तो इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया वही कहलाता है कौन सा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भले ही संसद के पास ये पूरी शक्ति है कि वो संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती, संशोधन कर सकती है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग इस प्रकार वो किसी भी रूप में नहीं करेगी जो आधारभूत विशेषता, जो संविधान की खूबसूरती है, संविधान की जो आत्मा है वो खत्म हो जाए। अर्थात इस संदर्भ में संसद अपने बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या करेगी, संशोधन करेगी। ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जिससे हमारी संविधान की जो आत्मा है, खूबसूरती, विशेषता है वो क्या हो जाए, सोल है, ब्यूटी है ना, जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो मतलब एक हाथ से तो बिल्कुल संसद को ये शक्ति दे दी गई कि आप संशोधन कर सकते हो, और दूसरे हाथ में वो शक्ति एक प्रकार से खींच भी लिया गया, कैसे कि कर तो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे संविधान की जो मूल भावना है, मूल विशेषता है, खूबसूरती, वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, एबॉलिश हो जाए। ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकती। ये तो हो गया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, कौन सा, कि 25वां और 29वां संविधान संशोधन को भी उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल सही ठहरा है कि 25वां बिल्कुल सही है कि अब सार्वजनिक उपयोग के लिए अगर संसद क्या कर सकती है, सरकार को पूरा अधिकार है कि वो प्राइवेट लैंड को भी क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है और मुआवजे की राशि वो देगी। और 29वां के तहत क्या कहा गया था कि 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर कोई भी मामला 9th शेड्यूल में डाला जा रहा है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कब, तब अगर वो विषय संविधान की मूल भावना, जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया, उसको क्या करे, वायलेट करे, इन्फ्रिंज करे। मतलब फिर से वही बात, अब 9th शेड्यूल में भी डाले गए विषयों की क्या की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, अगर वो विषय संविधान के मूल ढांचे को क्या करती है, वायलेट करती है। तो इसमें भी एक निर्णय दिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आगे की बात। तो देखो वही दिन है 24 अप्रैल 1973। इस तिथि को ही इस अपने ऐतिहासिक निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कौन सा सिद्धांत दिया, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दिया था, कोई विस्तृत लिस्ट नहीं दिया था, बल्कि एक इनिशिएटिव लिस्ट दिया था कि ये जो प्रावधान है इसको मूल ढांचे के अंतर्गत माना जाएगा। और भविष्य के लिए इस बात को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया कि जैसे जैसे न्यायालय में ये मामले आते रहेंगे, न्यायालय क्या करेगा, ये डिसाइड करता रहेगा कि बिल्कुल क्या, कि कौन कौन से विषय इसमें जोड़े जाएंगे, मूल ढांचे में जोड़े जाएंगे। तो कुछ प्रमुख अगर आप देखेंगे, है ना, तो हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कुछ अलग से लिखा नहीं गया है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक लिस्ट दिया था पहले, वो एग्जॉस्टिव नहीं था, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो एक इनिशिएटिव था, लेकिन ये भी कहा गया कि जैसे समय समय पर केसेस आते जाएंगे, उस केसेस की प्रक्रिया के आधार पर, केसेस के स्वरूप के आधार पर वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन से फीचर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत माना जाएगा। तो प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो कौन कौन सा आधारभूत सिद्धांत है, संविधान की सर्वोच्चता, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी पार्लियामेंट नहीं, सॉरी ना, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, विधि का शासन, है ना, किसी का शासन नहीं, किसका, कानून का शासन चलेगा। ठीक है, लॉ ऑफ, क्या बोल सकते हैं, रूल ऑफ लॉ, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। आपको मालूम है कि हमारे संविधान में अनुसूची 7 के तहत राज्य और केंद्र के मध्य कुछ विषयों को, जो प्रशासन के विषय, शासन के विषय हैं, उसको लेकर बंटवारा किया गया। और 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची में उन विषय को रखा गया जिसपे कानून केवल और केवल केंद्र बना सकती है। राज्य सूची में उन विषय को रखा गया जिनमें केवल सामान्य परिस्थिति में राज्य बना सकते हैं। और संवर्ती सूची में उन विषयों को रखा गया है जिसपे कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। और अगर किसी विषय पर दोनों ही कानून बना लेते हैं तो उस पर केंद्रीय कानून को क्या दी जाती है, वरीयता दी जाएगी। ये तो मालूम ही है। तो इसमें वही कहा गया कि शक्ति का पृथक्करण भी क्या है, एक बिल्कुल आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल संसद कुछ भी कानून बना दे
वो कानून संविधान के दायरे में है या नहीं, संविधान के अनुरूप है या नहीं, क्या वो संविधान का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है, संविधान की भावनाओं को तो उल्लंघन नहीं कर रहा है, इसका रिव्यू करने का अधिकार किसको है? उच्चतम न्यायालय को। न्यायालय को ये है, तो ये भी आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आ गया। इसके बाद और भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ लिबर्टी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इसीलिए शायद एनजेएसी को क्या कहा गया था, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, बिल्कुल खारिज कर दिया था, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में क्या है, एक संसद का हस्तक्षेप है। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्र, पर्सनल लिबर्टी वाली बात है। संघवाद, जो आप यूनियन या फेडरलिज्म बोलते हैं, लोकतंत्र, ये तो हालांकि बाद में हुआ, क्योंकि लोक ऐसा कुछ शब्दावली हो तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और इस समय समय इसको भी क्या मान लिया गया, आधारभूत ढांचे के अंतर्गत मान लिया गया। डेमोक्रेसी हो गया, एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटीग्रिटी, धर्मनिरपेक्षता, बिल्कुल है ना, जो सेक्युलरिज्म वाली बात की जाती है। ठीक, तो देखिए निष्कर्ष क्या है इस केस के निर्णय के अनुसार, जो मैंने आपको कहा था कि संसद को एक हाथ में तो शक्ति दे दी गई कि आपको बिल्कुल अधिकार है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, लेकिन दूसरे हाथ में वो शक्ति एक प्रकार से ली गई कि आप ऐसा कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते जिससे संविधान की जो खूबसूरती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाए, एबॉलिश हो जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही एक केस है, जो केस का जो निर्णय है देश में आने वाले समय के लिए देश की जो लोकतंत्र है, देश की जो डेमोक्रेसी है, उसको एक प्रकार से क्या कर लिया, सेफगार्ड कर लिया, उसको एक प्रकार से रक्षा कर लिया। ठीक है, तो ये था केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला का केस। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने पॉजिटिव कमेंट देखिए, सुझाव दीजिए। ठीक है, और अपने कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खूब अच्छे से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए। गर्मी बहुत है, अपना बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा, और बेटा खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि घर में माँ बाबा आपकी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, उनको निराश मत कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली किसी वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।